Hello everyone. In this lecture, we will discuss about thrombosis. तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। थ्रोम्बोसिस को अगर हम दूसरा नाम दें तो हम कह सकते हैं इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रावेस्क्यूलर क्लॉटिंग, है ना। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या है इंट्रावेस्क्यूलर क्लॉटिंग। क्लॉटिंग इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, मीन्स ब्लड का जमना। और इंट्रावेस्क्यूलर, इंट्रा मतलब मैंने बताया था अंदर, इंट्रा मतलब अंदर, वेस्क्यूलर मतलब वेसल, चाहे वो ब्लड वेसल होती है ना, मतलब चाहे वो आर्टरी हो या फिर वो वेन हो, अगर उसके अंदर ब्लड का क्लॉट जम रहा है, रक्त का थक्का जम रहा है, हम इसी चीज़ को बोलते हैं थ्रोम्बोसिस या फिर इंट्रावेस्क्यूलर क्लॉटिंग। तो ये क्या है? इट इज़ रिफर्स टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड इनसाइड द ब्लड वेसल। ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट जमना, कोगुलेशन जमना ही क्या कहलाता है? थ्रोम्बोसिस। इसके अलावा अगर हम नॉर्मल कंडीशन में देखें तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड नहीं जमता। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि इन नॉर्मल कंडीशन ब्लड डज नॉट क्लॉट इनसाइड आवर बॉडी। क्यों नहीं जमता हमारी अंदर की ब्लड वेसल में? रीज़न था हेपेरिन या फिर एंटी कोगुलेंट। एक तो हेपेरिन है, बट को ही तोड़ दो, एंटी मीन्स एंटी और दूसरा क्या है? कोगुलेंट, जो कि क्या करे? कोगुलेशन को रोके, जो कि कोगुलेशन को रोके। तो हेपेरिन था जो ब्लड क्लॉट को जमने से रोक रहा था बॉडी के अंदर। इसके अलावा और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी कंडीशन होगी जब आपका ब्लड क्या होने लगेगा? अंदर ही जमने लगेगा। या किन कंडीशन में? जब इन एंटीकोगुलेंट्स की डेफिशिएंसी हो जाए, किसी वजह से जो एंटीकोगुलेंट्स हैं, है ना, उनकी डेथ हो जाए, ऐसे बहुत सारे कॉज आगे देखेंगे। अभी हम बात करते हैं टाइप ऑफ थ्रोम्बोसिस की, कि थ्रोम्बोसिस कितने टाइप का हो सकता है। मेनली हम इसे दो टाइप में क्लासीफाइड करेंगे। जैसे मैंने बताया कि भाई ब्लड क्लॉटिंग होनी है कहाँ पर? ब्लड वेसल में। ब्लड वेसल दो टाइप की, एक आर्टरी है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मीन्स जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत कम होगा। एक होगी आपकी कौन सी? वेन, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज़्यादा होगा, ऑक्सीजन का कम होगा। इस तरीके से तो जो थ्रोम्बोसिस आर्टरी में बनेगा, मीन्स ऐसा ब्लड क्लॉट जो कहाँ पर फॉर्म होगा? इनसाइड दी आर्टरी, उसे हम बोल देंगे आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस। मीन्स व्हेन द कोगुलेशन ऑफ ब्लड या ब्लड क्लॉट फॉर्म्ड इनसाइड दी आर्टरी, उसे हमने आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस बोला। अब अगर किसी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस हुआ है, ब्लड क्लॉट हो गया है, भाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी कैरी कर रही है, जो आयोटा से पंप हुआ, हार्ट से पंप हुआ। अब क्योंकि अगर इस तरीके से हम देखें, ये हो गया हमारा हार्ट, ये यहाँ से क्या कर रहा? ब्लड को पंप कर रहा। अब यहाँ पर कहीं पर भी इस तरीके से आर्टरी है, यहाँ पर थ्रोम्बोसिस हो गया है, यहाँ पर ब्लड क्लॉट जम गया। अब ये तो यहाँ से प्रेशर लगा रहा हार्ट ब्लड के लिए कि ब्लड आगे पंप हो, लेकिन यहाँ से ब्लड आगे पंप ही नहीं हो पा रहा। तब आपका हार्ट और ज़्यादा प्रेशर लगाएगा ताकि ब्लड हमारी पूरी बॉडी में मिले, ऑक्सीजनेटेड, हमें एनर्जी मिले। और इस वजह से हार्ट की फंक्शनिंग इतनी ज़्यादा बढ़ेगी कि कई बार इस चीज़ किस में रिजल्ट कर सकती है? हार्ट अटैक में। दूसरी चीज़ स्ट्रोक में। स्ट्रोक में कब होगा? जब पर्टिकुलरली थ्रोम्बोसिस आपकी ब्रेन की जो आर्टरी है ना, वहाँ पर हो जाए, तो वहाँ पर न्यूट्रिएशन की डेफिशिएंसी होगी, बहुत सारी कंडीशन होंगी और स्ट्रोक डेवलप हो सकता है। कई बार हेमरेज हो सकता है इसकी वजह से, है ना। हेमरेज को भी हम इसके बाद आगे कवर करेंगे। आगे देखें, सेकेंड टाइप है वीनस थ्रोम्बोसिस। अब ये थ्रोम्बोसिस किसमें होगा? फिर से वही होगा, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना, लेकिन व्हेन इट फॉर्म इनसाइड द वेन, अगर किसी वेन के अंदर हो जाए। और एक इस चीज़ में रिजल्ट करता है, मेनली इट रिजल्ट इन पल्मोनरी एम्बोलिज्म। पल्मोनरी बट हमेशा रिलेटेड रहता है लंग्स से, और एम्बोलिज्म का क्या मतलब होता है कि आपकी ब्लड वेसल में ऑब्स्ट्रक्शन। इसी वजह से देखो, ऐसे मान लो अगर यहीं पर हम लंग्स की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर क्या ले लो कि मान लो लंग्स की बात कर रहे हैं, वहाँ पर भी इस तरीके से ब्लड वेसल रहेंगी, और अगर ये इस तरीके से यहाँ पर थ्रोम्बोसिस हो रहा, वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करेगा, चीज़ें आगे नहीं जा पाएंगी, जिससे बहुत सारी यहाँ पर ना कॉम्प्लिकेशन देखने के लिए मिलते हैं। इस चीज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे जब इसके कॉम्प्लिकेशन देखेंगे। अब हम बात करते हैं कॉसेस ऑफ थ्रोम्बोसिस की। ऐसे कौन कौन से कॉसेस हैं या वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारी बॉडी के अंदर रक्त का थक्का जमा सकते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है दैट इज़ इंजरी टू ब्लड वेसल। ये तो जनरल कॉज है ही कि अगर आपको कोई भी इंजरी हुई, जैसे जनरली भी आपने देखा होगा कि खेलते खेलते कई बार आपको कट लग जाता है, फिर आपने थोड़ा सा उसमें प्रेशर लगाया
या बैंडेज बांधी तो धीरे धीरे ब्लड जम जाता है। ये नॉर्मल एक जनरली प्रोसेस है। तो अगर इंजरी होती है ब्लड वेसल को, है ना, कौन से कॉजेस हो सकते हैं? एक तो इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि हम अंदर ब्लड की बात कर रहे हैं, वो तो बाहर जमता है। इसी टाइप से अंदर भी अगर इंजरी होगी, कैसे? कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कि एक मैकेनिकल प्रेशर हो जाए, है ना, धक्का लग जाए हमें। जनरली कई बार होता है ना कि आप गिर गए, बाहर से इंजरी नहीं आई, लेकिन आपको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पेन होता है, क्योंकि वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। तो ड्यू टू इन्फेक्शन या फिर कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन के थ्रू क्या होगी? इंजरी, जिससे एंडोथेलियल जो लाइनिंग है ना ब्लड की, ब्लड वेसल की, हमने देखा था कि जो ब्लड वेसल है ना, अगर ये हमारी ब्लड वेसल हो गई, ब्लड वेसल में होती है एंडोथेलियल लाइनिंग, इस तरीके से लाइनिंग प्रेजेंट होती है, इस तरीके से। तो ये जो लाइन है ना वो डैमेज हो जाती है, एंडोथेलियल लाइनिंग। और जैसे ही यहाँ पर डैमेज होती है, पर्टिकुलरली ये क्या करवा देती है? इनिशिएशन ऑफ थ्रोम्बोसिस, क्योंकि ये डैमेज हुई है। अगर ये यहाँ पर क्या होगा कि मान लो कहीं पर भी हम देखें कि इस हिस्से में पर्टिकुलरली डैमेज हुआ है, इस तरीके से डैमेज हो गया है, तो अगर ये डैमेज है तो यहाँ से तो ब्लड बाहर बहने लगेगा। इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर थ्रोम्बोसिस होना वैसे भी ज़रूरी है, ब्लड की क्लॉटिंग यहाँ पर होनी ही है। दूसरे अगर हम कॉज की बात करें, जो सेकेंड कॉज होगा दैट इज़ रफन्ड एंडोथेलियम लाइनिंग। आपकी जो एंडोथेलियल लाइनिंग है वो रफ हो जाए, यहाँ तो डैमेज हो रही थी, अब किसी कंडीशन में रफ हो जाए, खुरदुरी हो जाए। और थे ना, ये भी ऐसे ही कॉज हो सकता है कि अगर कोई इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन के साथ साथ आर्टरी में कोई डैमेज है, या फिर आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस क्या होता है? आर्टेरियोस्क्लेरोसिस एक ऐसी चीज़ है, आप जनरली ये बोल सकते हो कि जो ब्लड वेसल है ना उनका रिजिड हो जाना, हार्ड हो जाना एकदम। और अब जैसे ही ब्लड वेसल हार्ड होंगी वो क्या कंस्ट्रिक्ट होने लगती है, डायमीटर अपना कम करेंगी। और जैसे ही मान लो इस तरीके से ब्लड वेसल थी, रिजिड होकर इस तरीके से डायमीटर जैसे ही कम करेगी, इस तरीके से डायमीटर कम करेगी, अब यहाँ पर ब्लड सेल इकट्ठी होने लगेंगी, है ना। या हम देखें यहाँ जैसे ही रफ एरिया होगा, यहाँ पर हमने देखा था ना कि एंडोथेलियम बिकम रफ है, क्योंकि तो एक प्लेटलेट्स की प्रॉपर्टी मैंने प्लेटलेट्स में बताया था, एडेसिवनेस। एडेसिवनेस क्या होती है? प्लेटलेट्स की एक ऐसी प्रॉपर्टी कि वो रफ एरिया में जाकर अटैच्ड होते हैं, वहाँ पर अटैच्ड हो जाते हैं। तो क्योंकि एंडोथेलियम यहाँ पर रफ होगी, प्लेटलेट्स यहाँ पर इकट्ठे होने लगेंगे, एडेशन ऑफ प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स एक साथ होगी तो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं, तो वो भी क्या करवा देंगे? दे ऑल्सो इनिशिएट दी थ्रोम्बोसिस, वो वहाँ पर ब्लड का थक्का जमवा देंगे। द थर्ड कॉज इज स्लगीनेस। स्लगीनेस क्या होती है? अगर आप हिंदी में बात करें तो स्लगीनेस को जो सबसे अच्छा वर्ड आप लोग याद रख सकते हो दैट इज सुस्त होना। सुस्त होना वो नहीं एकदम थकान वाली स्थिति। अब आधे से ज़्यादा लोग तो एग्री कर रहे होंगे सर ये तो हमें डेली ही रहती है, डेली ही नींद आती रहती है, हमें लगता है बिल्कुल सुस्त सोते रहें। तो समझ सकते हो इस चीज़ से आप लोग। स्लगीनेस का मतलब होता है स्लो होना, धीमा होना। तो पर्टिकुलरली अगर किसी कॉज की वजह से आपका जो ब्लड फ्लो है ना, जो ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो है, अगर वो सुस्त हो जाए, वो बोलने लगे कि हमें सोना है, तब आपको फिर सोना पड़ेगा। तो वो चीज़ भी क्या कंडीशन कर सकती है? थ्रोम्बोसिस। अब ये कब होगा? पहली कंडीशन है कि इमोबाइल लिम्ब, कि कोई एक पर्सन है जिसका हाथ ही मूव नहीं कर रहा। किन कंडीशन में हो सकता है? जैसे एक होता है प्रोलॉन्ग्ड टू बेड, अगर कोई एक पर्सन है वहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट कर रहा हॉस्पिटल में 1 महीने के लिए, मान लो, है ना, कोई दिक्कत हो गई, तो अब उसके जो लिम्ब है, हाथ पैर की हम बात करें, मूव नहीं करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा? हाथ पैर मूव ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, यहाँ पर जो सेल हैं, जो ऑर्गन है, वहाँ ज़्यादा एनर्जी चाहिए नहीं, इसीलिए ज़्यादा ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी नहीं चाहिए। इसी वजह से आपके जो हार्ट है ना उसका एक्शन रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस कार्डियक एक्शन, वो धीरे धीरे ब्लड पंप करता है, कम ब्लड पंप करता है। इस वजह से जो ब्लड का फ्लो है ना, स्लोनेस ऑफ ब्लड फ्लो, ब्लड का फ्लो धीमा हो जाता है, स्लो हो जाता है। और इसी वजह से अब क्योंकि ब्लड स्लो हुआ है, एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स को आपस में इकट्ठा होने का टाइम मिल जाएगा। एग्रीगेशन मैंने बताया था ना, द ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ प्लेटलेट्स, उसी को हमने बोला था एग्रीगेशन। और जैसे ही प्लेटलेट्स एक साथ आए, इस तरीके से मान लो एक साथ जुड़ते गए, वो फॉर्म कर लेंगे थ्रोम्बस। थ्रोम्बस मतलब ब्लड का एक क्लॉट, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, पूरी प्रोसेस को थ्रोम्बोसिस। मतलब थ्रोम्बस जमने की प्रोसेस, क्लॉटिंग जमने की प्रोसेस हुई तो हम बोल रहे थे थ्रोम्बोसिस। इसके बाद आगे देखें तो नेक्स्ट कॉज है आग्लूटिनेशन ऑफ आरबीसी। अब आग्लूटिनेशन भी क्या थी? इसमें भी वही था कि आरबीसी ग्रुप में होती हैं, एक साथ होंगी,
लेकिन कैसे स्पेसिफिकली मैंने बताया था कि क्लम्पिंग होगी यहाँ आरबीसी, कि जब भी कोई फॉरेन एंटीजन आएगा आपकी बॉडी में, मान लो बैक्टीरिया, पैथोजन, वायरस, आपकी जो आरबीसी रहेगी वो इस तरीके से क्या करेंगी, इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ कर इसे कवर करके इसे डिस्ट्रॉय करती हैं इस प्रॉपर्टी को। अब लेकिन अगर यही प्रोसेस बिल्कुल सेम इस ब्लड वेसल के अंदर आप बना दो, ये इकट्ठे हो के ये भी क्या कर सकती है, थ्रोम्बस का फॉर्मेशन कर सकती है, यानी कि थ्रोम्बोसिस करा सकती है। तो व्हेन एनी फॉरेन बॉडी एंटर्स इनटू द बॉडी, अब क्या होगा, या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस आपकी जो आरबीसी है उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करेंगी, आग्लूटिनेशन, मीसो से कवर करने की कोशिश करेंगे। जैसे प्लेटलेट्स में भी ये चीज़ है, प्लेटलेट्स खुद भी करेंगे और आरबीसी भी कर सकती है, दोनों। प्लेटलेट्स तो करता ही है, आरबीसी भी करेंगी, और वो क्या इनिशिएट कर देंगी, इनिशिएट थ्रोम्बोसिस। इसके अलावा आगे देखें तो हमारा नेक्स्ट कॉज है टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक मतलब जहरीले सब्सटेंस, आप समझ लो जो हानिकारक हो। जहरीले से सीधे याद रख लो सांप का जहर। अगर स्नेक बाइट है, किसी को सांप ने काटा, और यही चीज़ होती है जब भी किसी कोई सांप काटता है ना, आप हमेशा देखें ना कि अगर हॉस्पिटल ले जाते हैं उसे पानी की बोतलें मतलब बहुत ज़्यादा बॉटल चढ़ाते हैं, नॉर्मल, ऐसा नहीं कि उसमें बहुत ट्रीटमेंट होता है। एंटीवेनम देते हैं, एक चीज़ वो तो है ही, क्योंकि इससे जो जहर होता है ना उसे हम जनरली वेनम बोलते हैं, तो इसके लिए एंटीवेनम दिया जाता है जो इस चीज़ को रोके। तो ये जो वेनम है ना, सांप का जहर, इसका क्या काम होता है कि ये फाइब्रिनोजन को कन्वर्ट कर देता है फाइब्रिन में, और आपका ब्लड क्लॉट जमाता है, आपकी बॉडी के अंदर ब्लड को जमाता है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको बोतलें चढ़ाई जाती हैं या पानी उसे पिलाया जाता है कि आप पानी पियो, नहीं तो आपका ब्लड जम जाएगा और आपकी डेथ। तो यही पर्टिकुलरली एंटीवेनम का ही फंक्शन होता है कि इस क्लॉट को तोड़वाए, ब्लड को जमने ना दे। तो ये भी अगर किसी को सांप ने काटा वो थ्रोम्बोसिस में ही रिजल्ट करता है, ब्लड जमाता है, जो कि लाइफ थ्रेटनिंग होता है, पर्सन की जान ले लेगा अगर आपने एंटीवेनम नहीं दिया टाइम पे, तो है ना। इसके आगे अगर हम बात करें तो कंजेनाइटल एब्सेंस ऑफ प्रोटीन सी। अब प्रोटीन सी क्या होता है, ये भी एक फैक्टर होता है एंटीकोगुलेंट और सर्कुलेटिंग, आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। और पर्टिकुलरली अगर हम देखें ना तो ये दो फैक्टर पर मेनली एक्ट करता है, एक है फैक्टर नंबर 5 और फैक्टर नंबर 8। ये इन दोनों को इनएक्टिवेट करता है, ध्यान देना, इनएक्टिवेट, एक्टिवेट नहीं बोला है, इनएक्टिवेट मतलब इन चीज़ को क्या करेगा, रोक के रखेगा, स्टिमुलेट नहीं होने देगा। और लेकिन अगर इसकी एब्सेंस हो जाए, कंजेनाइटल एब्सेंस, कंजेनाइटल का क्या मतलब होता है कि बाय बर्थ कई बार ये चीज़ होती है कि ये फैक्टर एब्सेंट रहता है। अगर ये एब्सेंट है, अब ये जो फैक्टर इनएक्टिवेट थे ना, ये एक्टिवेट हो जाएंगे 5 और 8, और जैसे ही एक्टिवेट होंगे ये ब्लड क्लॉटिंग करा देंगे। मीन्स वो किस में रिजल्ट करेगा, थ्रोम्बोसिस में। और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है थ्रोम्बोसिस वैसे भी, क्योंकि डेथ कैसे कॉज कर सकता है। मान लो कि ये जो थ्रोम्बोसिस है जो मैंने बताया ना, यही चीज़ पर्टिकुलरली ब्रेन में हो जाए, इस तरीके से थ्रोम्बस बन गया, बहुत सा बड़ा ब्लड का क्लॉट, तो एक तो यहाँ का जो ब्लड नॉर्मल जा रहा था वो चीज़ कम हो गई, अब ये और बढ़ भी सकता है, इसे पूरी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। ठीक है, एक कंडीशन ये हो गई, ये लाइफ थ्रेटनिंग है, इस तरीके से डेथ हो जाएगी, आगे ब्लड नहीं जा रहा। दूसरी चीज़, जब यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा, अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर लग रहा तो आर्टरी फट भी सकती है, हेमरेज, तब भी वही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, डेथ कॉज हो सकता है। तीसरी चीज़ कि अब इस बड़े क्लॉट से धीरे धीरे जैसे इसमें प्रेशर बनेगा, इसके छोटे छोटे टुकड़े बहुत सारे टुकड़ों में टूट जाएगा, जैसे हम बोलते हैं एम्बुलस, इसे एम्बुलस बोला जाता है। मैं इसकी कॉम्प्लिकेशन में इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। अब ये क्या करेगा, इससे और जो छोटी छोटी ब्लड वेसल है, मान लो ये 2 में डिवाइड हो रही है, इस तरीके से 3 में, तो वहाँ जाकर और भी जो छोटे छोटे एरिया सब में सर्कुलेशन बंद कर देगा, जिससे बहुत ज़्यादा मेंटल डिफॉर्मिटी अगर ब्रेन में है, मेमोरी लॉस, इरिटेशन, इसके अलावा स्ट्रोक, जिससे ना पर्सन की डेथ हो सकती है। तो ये थे हमारे कॉज ऑफ थ्रोम्बोसिस। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इसके सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशन, साथ ही साथ ट्रीटमेंट, कि किस तरीके से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।